वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में और BA 6 सेमेस्टर का लेक्चर होगा। BA 6 सेमेस्टर के पहले पेपर में आपको पियोनियर्स ऑफ इंडियन सोशोलॉजी यानी जो भारतीय समाजशास्त्र के अग्रदूत हैं या भारतीय समाजशास्त्र के जो विचारक हैं या पुरोधा हैं बहुत सारे, उन्हीं पुरोधाओं के बारे में जानना है, उन्हीं विचारकों के बारे में जानना है जिन्होंने समाजशास्त्र में काफ़ी योगदान दिया है, जो कि भारतीय समाजशास्त्री हैं। पेपर नंबर 1 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये लेक्चर। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, मॉडल पेपर है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है। आइए अब हम प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं। रिवीजन क्लास के तौर पर छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास रहेगा इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले 1-2 मॉडल पेपर और मैं दे चुका हूं, आप लोगों ने अगर उसको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अब की बार। क्लियर? चलें, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार से लगातार मैं वीडियोस देता रहूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। पहला प्रश्न गोविंद सदाशिवराव घुरिये के बारे में बताएं, यानी GS घुरिये जिनको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उन्हीं को गोविंद सदाशिवराव घुरिये बोलते हैं। तो आपको ऐसे लिख करके छोड़ देगा और आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसके बारे में लिखें, मतलब इनके बारे में, गोविंद सदाशिवराव घुरिये जी के बारे में। तो प्रोफेसर गोविंद सदाशिवराव घुरिये का जन्म हुआ था 12 दिसंबर को 1893 ईस्वी को मालवड़ या महाराष्ट्र के एक सारस्वत ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म होता है। बृहद समाजशास्त्र के क्षेत्र में गिने चुने भारतीय समाजशास्त्रियों में घुरिये को महत्वपूर्ण विचारक के रूप में माना जाता है। प्रोफेसर घुरिये ने भारतीय समाजशास्त्र को अपना योगदान देने के साथ साथ अनेक विद्वान छात्र भी प्रदान किए, यानी कि इनके अंडर में बहुत सारे लोगों ने PhD वगैरह करी। तो गोविंद सदाशिवराव घुरिये ये व्यक्ति थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है प्रोफेसर सदाशिवराव घुरिये या GS घुरिये, प्रोफेसर GS घुरिये के अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों से संबंधित विचार का क्या अभिप्राय है। तो पवित्रता का विचार भले ही वह व्यवसाय अथवा संस्कार संबंधी हो, जो कि जाति की उत्पत्ति का एक कारण माना जाता है, अस्पृश्यता के विचार तथा आचरण की आत्मा है। ऐसा GS घुरिये ने अस्पृश्यता को लेकर के कहा। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत, यानी कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने की बात भी एक प्रकार से करी। कुल मिलाकर के जाति की उत्पत्ति का एक कारण, यानी जाति जो है उसी में खास करके छुआछूत है। और व्यवसाय और संस्कार संबंधी पवित्रता का विचार भले ही व्यवसाय और संस्कार संबंधी हो, ठीक है, लेकिन फिर भी जाति की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है, ऐसा इनका मानना था। तीसरा क्वेश्चन है प्रोफेसर घुरिये के जनजातीय समस्याओं से संबंधित सर्वाधिक उल्लेखनीय 3 दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। तो प्रोफेसर GS घुरिये की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा, जो कि जनजातीय समस्याओं से संबंधित जो 3 दृष्टिकोण इन्होंने बताए, एक राष्ट्रीय उपवन की, दूसरी पृथक्करण और तीसरी आत्मसात। तो आत्मसातकरण में इनको दिक्कत होती है, किसी चीज़ को भी एक प्रकार से ग्रहण करने में जनजातियों को दिक्कत हुई है। और इसके अलावा पृथक्करण जब इनको अलग करा जाता है या राष्ट्रीय उपवन की बात होती तब, तो इन सभी स्थितियों में जनजातियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रोफेसर GS घुरिये से ही प्रश्न है कि GS घुरिये के जाति और उपजाति संबंधी विचार क्या हैं। अच्छा, GS घुरिये के बारे में एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाई, इसलिए मैं विस्तार से यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। GS घुरिये को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है चैप्टर नंबर 1 के नाम से, तो आप देख लीजिएगा उसको, उसमें विस्तार से मैंने सारी चीज़ें समझाई हैं। प्रोफेसर GS घुरिये के जाति और उपजाति संबंधी विचार क्या हैं। तो GS घुरिये के अनुसार उपजाति ही जाति होती है जिससे हमारा ध्यान अंतर्विवाही समूह की ओर आकृष्ट होता है, जो भारत में क्षत्रिय वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी वर्गों से छोटी इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं, वही एक प्रकार से उपजाति होती है, ठीक है। तो जाति एक प्रकार से थोड़ी बड़ी होती है, उपजाति उससे छोटी होती है, उसके अंडर में होती है। 5वां क्वेश्चन है प्रोफेसर घुरिये के जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले किन्हीं 3 कारकों के नाम बताएं। तो 3 कारक कौन कौन से जो जाति व्यवस्था में परिवर्तन लाने वाले हैं। इसमें पहला है पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता, जो पश्चिम देशों की शिक्षा और सभ्यता है, इसने काफ़ी प्रभावित किया है और कई बदलाव आए हैं। इसके अलावा धन का बढ़ता महत्व लगातार, इसके अलावा जजमानी प्रथा की समाप्ति, धीरे धीरे जजमानी प्रथा जो है वो घट रही है। जजमानी प्रथा से जाति व्यवस्था बनी रहती थी। जजमानी प्रथा में एक जाति दूसरे जाति से एक प्रकार से जुड़ा रहता था और एक जाति की एक प्रकार से आवश्यकता दूसरे जाति को पड़ती रहती थी, तो वो जजमानी व्यवस्था थी,
ठीक है। छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रोफेसर घुरिये की जाति संबंधी विशेषताएं लिखें। पहली विशेषता जाति की बताई जीएस घुरिये ने कि समाज का खंडात्मक विभाजन होती है जाति, यानी समाज का कई खंडों में विभाजन होती है जाति व्यवस्था। इसके अलावा दूसरी बात, सामाजिक संस्तरण पाया जाता है जातियों में। क्या पाया जाता है? समाज की दृष्टि से अगर देखें तो एक स्तर फिक्स होता है, एक संस्तरण होता है, ऊंच नीच का क्रम होता है, ठीक है। इसके अलावा खान पान का और सामाजिक व्यवहार पर प्रतिबंध होता है, कहाँ पर खाना है, क्या पीना है, ये सब एक प्रकार से जाति व्यवस्था में इन सभी के नियम होते हैं, इन सभी पर प्रतिबंध होता है, ठीक है। क्या खाना क्या नहीं खाना, सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। इसके अलावा विविध जातियों यानी कल मतलब अलग अलग जातियों की नागरिक और धार्मिक जो नियोजिताएँ होती हैं और विशेष अधिकार होते हैं जातियों के, अलग अलग होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेशे और व्यवसाय के स्वतंत्र चुनाव का अभाव है, यानी आप एक प्रकार से जातियों में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर जातियां ही एक प्रकार से कुछ पर्टिकुलर व्यवहार को करती हैं। जैसे कि कुम्हार जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, बढ़ई जो है लकड़ी का काम करते हैं, ठीक है। नाई जो है बाल काटते हैं, ठीक है। पंडित जो लोग पूजा वूजा करवाते हैं और जो है मतलब कि टीचर बनते हैं। क्षत्रिय लोग एक प्रकार से जो हैं युद्ध के मारे में, और साहू लोग जो हैं या जो बनिया लोग हैं या जो वैश्य लोग हैं वो दुकान खोलते हैं, व्यापार करते हैं। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से, ये सब स्वतंत्र चुनाव नहीं होता था पहले, मतलब एक फिक्स होता था कि भाई ये इस जाति के लोग ये चीज़ें करेंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। इसके अलावा विवाह पर प्रतिबंध, ये भी एक प्रकार से प्रोफेसर जीएस घुरिये की जाति संबंधी विशेषताओं में शामिल है। विवाह पर प्रतिबंध होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ चुका है, 7वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। 7वां क्वेश्चन से, जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था से क्या अभिप्राय है। देखिए, जाति व्यवस्था एक बंद व्यवस्था है जिसमें जाति के निर्धारण का आधार जन्म अथवा वंश माना गया है, जबकि वर्ण व्यवस्था की बात किया है तो एक खुली व्यवस्था है जिसमें वर्ण विभाजन का आधार गुण और कर्म हुआ करता था। ब्राह्मणवस्य मुखामासीद बाहुराज्यान्यः कर्ता उरु तदसद वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजातः, यानी कि एक प्रकार से जो वर्ण व्यवस्था है इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हुआ करते थे। बाकी जाति व्यवस्था में आप देखेंगे तो जाति व्यवस्था में कई सारी जातियां आपको बटी हुई मिलेंगी। वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, गुण पर आधारित थी, ठीक है। वो खुली व्यवस्था थी, उसमें आप सदस्यता ले भी सकते थे अपने कर्म उच्च करके। लेकिन जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई और एकदम से जटिल स्वरूप है जाति व्यवस्था का, वर्ण व्यवस्था इससे सरल थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोफेसर घुरिये के जाति प्रथा के संबंध में क्या दृष्टिकोण रहे हैं। तो प्रोफेसर घुरिये का दृढ़ मत है कि जाति प्रथा के जन्मदायक ब्राह्मण ही हैं, और उन्होंने लिखा कि जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मण का बच्चा है, यानी जो इंडो आर्यन प्रजाति है या संस्कृति है उसके ब्राह्मण का एक प्रकार से बच्चा एक प्रकार से जाति प्रथा, यानी जाति प्रथा ब्राह्मणों के द्वारा बेसिकली बनाई गई, ऐसा प्रोफेसर जीएस घुरिये का मानना रहा है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, वर्ण व्यवस्था से सन्निविष्ट जाति की मुख्य विशेषताएं बताएं, क्या हैं, फटाफट से आप बताएं। वर्ण व्यवस्था में सन्निविष्ट जाति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो पहली विशेषता, एक भारत व्यापी सोपान संगठन मौजूद जिसमें विविध प्रदेशों में कोई विभिन्नताएं नहीं है, पहली विशेषता वर्ण में सन्निविष्ट जाति की मुख्य विशेषताओं में। और दूसरा है वर्ण मात्र 4 अथवा हरिजनों को शामिल किया जाए तो 5 हैं, ठीक है। इसमें अगर हरिजन को शामिल करें तो वर्ण मात्र 4 हैं, अथवा इसमें हरिजन को भी शामिल कर लें वर्णों में तो 5 हो जाते हैं। तीसरी बात, सोपान अस्पष्ट है और वह अटल है सोपान। तो इस तरीके से ये एक प्रकार से जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, वर्ण में जो जाति व्यवस्था सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन से, वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में 2 अंतर बताएं। पहला अंतर ये है कि वर्ण विभाजन का आधार गुण और कर्म होता है, जबकि जाति के निर्धारण का आधार जो होता है केवल जन्म और वंश होता है, ठीक है। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, फटाफट से आप लोग देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आ चुका है। 11 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उपवन क्या है। तो भारतीय जनजातियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण और समाधान के लिए प्रस्तुत राष्ट्रीय उपवन का सुझाव बेरियर आल्बिन ने प्रस्तुत किया था। ये विद्वान है बेरियर आल्बिन। उन्होंने कहा कि जनजातियों की जो समस्याएं हैं उनको ख़त्म करने के लिए, उन समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकार से एक राष्ट्रीय उपवन की अवधारणा दी। आल्बिन महोदय ने जनजातियों की संस्कृति यानी कल्चर और विशेषताओं को यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को सुरक्षित बनाए रखने तथा उनकी अन्याय समस्याओं की समाधान की दृष्टि से सुझाव कई प्रदान किए जो कि जनजातियों की समस्याओं को कम करने में सहयोग दे सकते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन 12 नंबर है, प्रोफेसर घुरिये की आत्मसात नीति क्या है। तो आदिम जातियाँ हिंदू समाज का ही एक अंग हैं, ऐसा डॉक्टर जीएस घुरिये का मानना है।
इनको पिछड़े हिंदू कहा जा सकता है। इसीलिए इनकी सभी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक समस्याओं का समाधान भी हिंदू समाज के आत्मसात में ही निहित होना चाहिए, ऐसा मानना है इनका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, प्रोफेसर घुरिये ने भारत की हिंदू जनसंख्या में कितनी प्रजातीय तत्वों का उल्लेख किया है? तो प्रोफेसर घुरिये ने भारत की हिंदू जनसंख्या में 6 प्रजातीय तत्वों का उल्लेख किया है। पहले प्रजातीय तत्व हैं भारतीय आर्य, दूसरे हैं पूर्व द्रविड़ियन, तीसरे हैं द्रविड़ियन यानी दक्षिण वाले जो हैं बिल्कुल, कुछ पूर्व दक्षिण वाले, इसके अलावा मंगोलाइड जो चाइना के आसपास इलाकों में रहते हैं, पश्चिमी जो गुजरात वगैरह के उधर पड़ते हैं, और मुंडा गुजरात राजस्थान, वो मुंडा एक प्रकार से, मुंडा मुया दुइया एक प्रकार से ये झारखंड वाले एरिया के आसपास आप देखते हैं उधर पाए जाते हैं। तो ये प्रोफेसर घुरिये ने भारत की हिंदू जनसंख्या में 6 प्रजातियों के बताए कि भाई भारतीय आर्य प्रजाति, पूर्व द्रविड़ियन प्रजाति, द्रविड़ियन, मंगोलाइड और पश्चिमी और मुंडा जनजाति के लोग बेसिकली पाए जाते हैं। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रोफेसर घुरिये के सामाजिक चिंतन में किन परंपराओं का संगम परिलक्षित होता है? तो ये रिवीजन क्लास आप देख रहे हैं, इसलिए मैं तीव्र गति से आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी मैंने अगला मॉडल पेपर जो दिया था उसमें, इससे पहले वाला यानी पिछला, उसमें मैंने समझाया था सारी चीज़ों को। प्रोफेसर घुरिये के सामाजिक चिंतन में ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल, भारतीय शास्त्रीय, भारत शास्त्रीय, मानव शास्त्रीय और समाज शास्त्रीय परंपराओं का त्रिवेणी संगम परिलक्षित होता है। उन्होंने अपने अध्ययनों में प्रसारवादी परिप्रेक्ष्य सहित भारत विद्याशास्त्र यानी इंडोलॉजी उपागम का प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये है प्रोफेसर जी एस घुरिये। ठीक है, ये हैं प्रोफेसर जी एस घुरिये। 15 नंबर क्वेश्चन है, घुरिये का ब्राह्मणों की चतुर्युक्ति का सिद्धांत क्या है? तो घुरिये के मतानुसार जाति प्रणाली इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों का बच्चा है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है और वहाँ से वह देश के दूसरे भागों में ले जाया गया। अंतर्विवाह की उत्पत्ति भी सर्वप्रथम गंगा यमुना के मैदान में ही एक प्रकार से रहने वाले जो ब्राह्मण थे उन्हीं लोगों से प्रारंभ हुई और वहीं से अंतर्विवाह की धारणा यानी कि अपनी ही जाति में विवाह करना, अपने ही धर्म में विवाह करना, जाति प्रथा के अन्य तत्व ब्राह्मणों के अनुयायियों ने देश के अन्य दूसरे भागों में फैलाए। ठीक है, ये एक प्रकार से जी एस घुरिये का मानना है। ये बिल्कुल सत्य बातें उतनी हद तक नहीं जितनी हद तक इन्होंने बताई हैं, क्योंकि इसमें कुछ इसकी आलोचनाएँ भी लोगों ने करी, विद्वानों ने। डी.एन. मजूमदार कौन थे? डी.एन. मजूमदार की बात की तो इनका पूरा नाम था धीरेन्द्र नाथ मजूमदार। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मानव शास्त्री थे और ज़बरदस्त समाजशास्त्री थे। 17 नंबर क्वेश्चन से, डी.एन. मजूमदार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो डी.एन. मजूमदार का जन्म हुआ था 1903 में पटना में। ठीक है, डी.एन. मजूमदार के अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या था? तो डी.एन. मजूमदार के अध्ययन का प्रमुख केंद्र क्या था भैया? इनके अध्ययन का प्रमुख केंद्र जाति, जनजाति, ये 2 विषय बेसिकली रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन से, डी.एन. मजूमदार की रचनाओं का उल्लेख करें। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो डी.एन. मजूमदार की अगर बात की तो इनकी कई रचनाएं हैं। पहली रचना जिनमें अ ट्राइब्स इंट्रोडक्शन, दूसरी है रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, तीसरी रचना है द फॉर्च्यून्स ऑफ प्रिमिटिंग ट्राइब्स ऑफ यूपी, इसके अलावा रेशियल प्रॉब्लम्स ऑफ एशिया। ये कई पुस्तकें हैं डी.एन. मजूमदार की, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा सभी लोग। 20 नंबर क्वेश्चन है, डी.एन. मजूमदार ने जाति को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो जाति एक बंद वर्ग है, ऐसा डी.एन. मजूमदार ने कहा। इसके अलावा व्यक्ति इसमें पैदा होता है, किसी जाति की सदस्यता अनिवार्य है, ना कि चयन का विषय है, यानी कि आप जिस जाति में पैदा होते हैं उसी जाति के आप प्रायः सदस्य होते हैं। वर्ग की सदस्यता जो होती है वह उसमें आप खुला होता है, वर्ग की सदस्यता आप छोड़ भी सकते हैं और ले भी सकते हैं, लेकिन जाति की सदस्यता जो होती है वो जन्म से ही होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से आ चुका है। 21 नंबर क्वेश्चन है भाई, 21 नंबर क्वेश्चन से सामाजिक मूल्य की परिभाषा दीजिए। देखिए, डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी सामाजिक मूल्यों की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि मूल्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त वे इच्छाएं तथा लक्ष्य की प्रक्रिया से होता है जो व्यक्तिपरक अधिमान्यताएं जिनका आंतरिकरण समाजीकरण की प्रतिमान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं, वो होती हैं एक प्रकार से सामाजिक मूल्य। सामाजिक मूल्य बेसिकली अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, सामाजिक मूल्य का मतलब होता है समाज में जो प्रचलित चीज़ें हैं कि भाई समाज में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, इसी का नियम कायदा ही सामाजिक मूल्य होता है। इन्होंने कहा कि मूल्य समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त हुए इच्छाएं और लक्ष्य की प्रक्रिया से होता है जो व्यक्तिपरक अधिमान्यताएं जिनका अंतरीकरण समाजीकरण की प्रतिमान तथा अभिलाषाएं बन जाती हैं, वही होता है बेसिकली। 22 नंबर क्वेश्चन है, मुखर्जी का सामाजिक मूल्य का सिद्धांत क्या है? तो मुखर्जी ने सामाजिक मूल्य रहस्यवादी आधार पर प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार रहस्यवाद वह शक्ति है जिसके द्वारा तटस्थ नैतिक दृष्टि का विकास होता है, साथ ही आत्मविश्लेषण और आत्म अनुशासन के लिए मूल्यों का अत्यधिक महत्व है।
मूल्य व्यक्ति को शक्ति प्रदान कर लघु मानव से विश्व में बदल देता है। और जब मूल्य विकसित हो जाते हैं तो व्यक्ति को प्रकृति, समाज और स्वयं अंतर महसूस होने लगता है। तो इस तरीके से ये डी.एन. मुखर्जी ने बताया सारी चीज़ें जाति को लेकर के। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है 23 नंबर प्रश्न। मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का विकास किन परिस्थितियों में होता है? तो मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का विकास जो होता है कई परिस्थितियों में होता है। ठीक है, पहली बात है लक्ष्य, आदर्श, मान्यता, मूल्य, इन सभी परिस्थितियों में एक प्रकार से मूल्यों का विकास होता है। ठीक है, ये सब मिल करके तब एक मूल्य का निर्माण करते हैं, कुछ लक्ष्य, गोल, आदर्श, मान्यता और मूल्य। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन से मान्यताएं मूल्य का रूप कब ले लेती हैं? तो मान्यताएं जब मनुष्य के मन में अस्थायी रूप में से जम जाती हैं तथा समाज की प्राथमिकताओं के रूप में, प्रक्रियाओं के रूप में विकसित हो जाती हैं तो मूल्य कहलाती हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन से मुखर्जी की मान्यता की परिभाषा लिखिए। बताएं मुखर्जी की मान्यता की परिभाषा। तो मुखर्जी के अनुसार मान्यताएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? मान्यताएं आत्म अनुभूति तथा विकास के लिए मनुष्यों के प्रयत्नों और आकांक्षाओं के मूर्तिमान स्वरूप हैं, जिन्हें उनका जीवन और उसका समाज प्रस्तुत करते हैं। तो वो होती हैं मान्यताएं। यही मान्यताएं आगे चल करके जब इसको जन समुदाय मानने लगता है तो वही जो है एक प्रकार सामाजिक मूल्य बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन से मुखर्जी के मूल्यों के सिद्धांत की 3 प्रमुख विशेषताएं बताएं। विशेषताएं, पहली विशेषता, मूल्य जन समूह की आधारभूत अंश प्रेरणाओं को व्यवस्थित रूप से में संतुष्ट करते हैं। दूसरी बात, मूल्यों का रूप जो होता है सामान्य होता है, इसमें सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों प्रकार के मनोभावों और प्रतिक्रियाओं का योग सम्मिलित होता है। इसके अलावा जो मानव होता है, मानव समाज में विभिन्नताओं के बावजूद कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं। सभी धर्म सार्वभौमिक मूल्यों के भंडार होते हैं और इन पर बल देते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से देखेंगे। सामाजिक परिस्थिति विज्ञान क्या है? डॉक्टर मुखर्जी के अनुसार सामाजिक परिस्थिति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन की वह शाखा है जो कि एक प्रदेश विशेष की परिस्थितिगत अवस्थाओं तथा मानवीय संबंधों, मानवीय व्यवहारों, सामाजिक संस्थाओं एवं मानवीय अनुकूलन की प्रक्रियाओं के बीच पाए जाने वाले अंतः संबंधों का विश्लेषण और व्याख्या करता है। तो वो होता है सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सिचुएशन। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी के बारे में बताएं। धुलझटी प्रसाद मुखर्जी इनका पूरा नाम है। एक अर्थशास्त्री हैं, इतिहासकार भी हैं, संगीतज्ञ भी हैं, इसके साथ साथ एक समाजशास्त्री भी हैं। ये भारत में समाजशास्त्र के विकास तथा पोषण में जिन विद्वानों ने अपना अमूल्य योगदान दिया उनमें प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी का नाम सदैव आदर के साथ लिया जाता है। डी.पी. मुखर्जी से लेकर के और कुछ प्रश्न आपको समझा दूं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न, डी.पी. मुखर्जी ने भारतीय समाजशास्त्र से संबंधित विचारों का उल्लेख किस पुस्तक में किया है? तो आधुनिक भारतीय संस्कृति में एक पुस्तक है आधुनिक भारतीय संस्कृति, उस पुस्तक में डी.पी. मुखर्जी ने भारतीय समाज से संबंधित विचारों का उल्लेख किया है। किंतु इस विषय पर उनकी स्पष्टता और मौलिकता इनकी पुस्तक जो है डाइवर्सिटीज़ में एक प्रकार से डिवर्सिटीज़ में आपको मिलती है, डाइवर्सिटीज़ में। ठीक है, डाइवर्सिटीज़ भी इन्हीं की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन आप देखें, 30 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 30 नंबर, साहित्य और समाज के संबंध में मुखर्जी के क्या विचार थे? तो सांस्कृतिक परंपराओं एवं प्रयोगों की एक अभिव्यक्ति करने तथा संसार के माध्यम के रूप में साहित्यिक परंपराएं एवं प्रयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं कुछ ऐसी विशिष्ट सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जो लेखक के लेखनी को भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। तो एक प्रकार से साहित्य और समाज के संबंध में मुखर्जी के विचार रहे हैं। 31 नंबर क्वेश्चन से भारतीय साहित्य का सामान्य आधार क्या है? तो भारतीय साहित्य का सामान्य आधार संस्कृत साहित्य रहा है, क्योंकि भारतीय समाज में प्रचलित आदर्शों, मूल्यों और परंपराओं का स्पष्ट उल्लेख संस्कृत साहित्य से ही प्राप्त होता है। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, आधुनिक झुकाव के कारण किन विचारों को स्वतः ही मान्यता मिलने लगी? तो आधुनिक भारतीय साहित्य में प्रगति, स्वतंत्रता और समानता से संबंधित विचारों को आधुनिक झुकाव के कारण से स्वतः ही प्रधानता मिलने लगी। 33 नंबर क्वेश्चन से, डी.पी. मुखर्जी ने मशीन और प्रौद्योगिकी संबंधी विचारों का वर्णन किसमें किया है? तो डी.पी. मुखर्जी ने मशीन और प्रौद्योगिकी संबंधी विचारों का वर्णन जो है डाइवर्सिटीज़ नाम की पुस्तक में किया है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो इस तरीके से आप लोग बहुत सारे प्रश्नों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बता दूं कि अब ये लगभग हमने कुछ प्रश्नों को आपको बता दिया। बाकी जो आपके वीडियोस प्रश्न होंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा, चूँकि इस समय मेरे पास थोड़ा समय कम है और थोड़ी एक प्रकार से मुझे अलग जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने कहा कि आपको बता दिया जाए। बाकी जो है मैं प्रयास करूँगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं दे दूँ। ठीक है, जल्दी। ठीक है,
वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी और अगली क्लास जो होगी उसमें मैं चीज़ों को और समझाऊंगा और भी प्रश्नों को मैंने रखा हुआ है। धन्यवाद।